हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि ओसीएम के ऑब्जेक्टिव के वीडियो, राइट? ऑब्जेक्टिव के वीडियो आएँगे, एसपी के वीडियो आएँगे, राइट? और इकोनॉमिक्स के वीडियो आएँगे इस पर्टिकुलर डेट पे। तो आपके सामने ये वीडियो आ गया है, ठीक है ना? आपको अच्छा ये टेक्स्ट बुक के नीचे जितने भी जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको सॉल्व करेंगे और मोस्टली ये जो ऑब्जेक्टिव आता है, राइट? ओसीएम की अगर बात करूँ मैं या थियरी पेपर की बात करूँ मैं, वो जो दिस थिंग ऑब्जेक्टिव आता है तो वो 20 मार्क का जो है वो जो एक्सरसाइज के पीछे से ही आता है मोस्टली, राइट? ठीक है, तो हमको इससे ये अच्छे से करके जाएँगे तो हमको और भी बेनिफिट मिल सकता है कि हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट? और बच्चा आई होप कि आपके जब बाकी जो पेपर हुए जितने भी पेपर हुए वो अच्छे गए रहेंगे, ठीक है? और अगर कुछ भी जो भी अगर ऊपर-नीचे हुआ है तो भी टेंशन की बात नहीं है, अभी आगे के पेपर पे फोकस करो, ठीक है बच्चा? जल्दी शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना? आप वो बुक खोल के भी शायद से आप बैठ सकते हो, तो आपको ईज़ी रहेगा, राइट? चैप्टर नंबर 1 में देखो क्वेश्चन अभी देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, समझने के साथ सॉल्व करेंगे, राइट? ठीक है ना? तो ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। आपको जो है, आपको खाली ये एग्ज़ाम के 1 दिन पहले देखना है, इसको खाली एक बार अच्छे से रिवाइज़ करना है, दैट्स इट। इट इज़ मोर दैन इनफ, ठीक है बच्चा? लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट? अपना फर्स्ट चैप्टर है, राइट? तो इसमें फर्स्ट आपको आ रहा है ऑब्जेक्टिव, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का ये फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट। अच्छा ये मैं आपको बताया पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको आंसर को रीड ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमको रीराइट लिखना है। मतलब क्या? ये फिल इन द ब्लैंक्स फिर से हमको लिखना है, क्वेश्चन लिखना है और जो ब्लैंक स्पेस है इसके अंदर हमको फिर से आंसर लिखना है। खाली हमको आंसर लिख के आना नहीं, राइट? हमको पूरा सेंटेंस लिखना है और बाद में उसके अंदर ब्लैंक के अंदर हमको आंसर लिखना है। आपको पता होगा ये चीज़, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है, राइट? ठीक है, चलो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, डैश वाज़ रिगार्डेड एज़ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चा याद रखना, जैसे कि आपने पढ़ा ही है, अभी तक तो इतनी पढ़ाई हो गई रहेगी ऑब्वियसली आपकी, राइट? तो आपको पता ही होगा कि फादर ऑफ जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, तो एक ही बंदे का नाम आता है, एक ही पर्सन का नाम आता है, वो जो कि है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो फर्स्ट का आंसर यही है। अच्छा और दूसरा अगर आता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आता है इन केस, ठीक है ना? तो उसका कौन है उसका आंसर क्या आएगा? हेनरी फेयोल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया हुआ है। आई होप कि समझ में आ गया रहेगा। तो ऐसे ही हम करके बाकी के सब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सेकंड लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डैश इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सभी चीज़ अपनी जगह पे और सभी चीज़ अपनी जगह पे ऐसा बताइए अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है ना? सभी चीज़ को अपने जगह पे रखना वो प्रिंसिपल किस कौन-सा प्रिंसिपल है वो? ऑब्वियसली 14 प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, ठीक है ना? ऑर्डर ही मतलब होता है कि सबको सभी चीज़ को सही जगह पे रखना, राइट? अपनी चीज़ सही जगह पे रखना। थर्ड बता रहा है मेंबर ऑफ ऑर्गनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम डैश। मेंबर ऑफ जो ऑर्गनाइजेशन है, देखिए ना ऑर्गनाइजेशन का जो मेंबर है उसको ऑर्डर सिर्फ़ और सिर्फ़ वन सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है बॉस, याद रखना सुपीरियर का मतलब बॉस होता है, ठीक है ना? तो एक बॉस से ही ऑर्डर रिसीव करने का उसका जो है बेसिकली राइट बनता है। फोर्थ वाला आ रहा है स्केलर चेंज मीन्स डैश द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। स्केलर चेन में जो हायरार्की है, हायरार्की मतलब टॉप से बॉटम लेवल, आपको पता होगा हायरार्की के बारे में, टॉप लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है ना? तो हायरार्की क्या है ये? स्केलर चेन्स का मतलब क्या है? वो हायरार्की किसका है? ऑब्वियसली जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल है वो अथॉरिटी का हायरार्की है, ठीक है ना? टॉप लेवल के पास में अलग अथॉरिटी है, मिडिल लेवल के पास में अलग अथॉरिटी है एंड टॉप लोअर लेवल के पास में अलग अथॉरिटी है। आई होप कि चार आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है बच्चा, ये वीडियो की स्पीड आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना? पर फिर भी मैं आपको जो है आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश फोरमैन। अच्छा बच्चा ये मुझे बोलना था, ये वाला क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना। मोस्टली ये क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत बार बच्चे लिख नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। टेलर रिकमेंडेड, टेलर मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश फोरमैन। फोरमैन का मतलब होता है वर्कर, लेबर, ठीक है ना? टू कंट्रोल द वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे 8 आंसर है। टेलर ने 8 फोरमैन के बारे में बताया हुआ है। आपने अगर देखा रहेगा तो चैप्टर में पढ़ा ही है इसके बीच में, ठीक है ना? टेक्निक्स वाले के सेक्शन के अंदर पढ़ा है, टेक्निक्स ऑफ दिस थिंग अपना, ठीक है ना? मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा है आपने, राइट? तो ये 5 क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? अगर मैथ्स कॉलम की हम बात करें बच्चा, मैथ्स कॉलम भी काफ़ी ईज़ी है, राइट? मैथ्स कॉलम आपको दिया रहेगा, सेम एग्ज़ाम में भी सेम लिखना है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या करते हैं
कि ये क्वेश्चन लिख दिया और ये क्वेश्चन फिर से लिख रहे, हमको वैसे नहीं करना है बच्चा। सिंपल हमको ये क्वेश्चन लिख दिया, राइट, उसके सामने ही यहाँ पे जो है डायरेक्टली उसके सामने जो आंसर लिख देना, राइट। चलो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। साथ साथ में आप भी सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ में, ताकि साथ साथ में लर्निंग होते जाएगा, ठीक है। हेनरी फ्योल दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर तो दिया है, पर आप कोशिश करो अपने हिसाब से कि क्या हो सकता है। हेनरी फ्योल का क्या आंसर होगा? हेनरी फ्योल का मैं आपको बताया था ऊपर भी, वो क्या है, मॉडर्न मैनेजमेंट, तो 10 नंबर का जो हो गया उसका आंसर हो गया, राइट। देन बाद में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ने बताया होगा आपको, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या बताता है, वो क्या चीज है, वो चीज क्या है, वो जो है जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है ना, मैनेजर के लिए, कंपनी के मैनेजर्स के लिए, ओके। साइंटिफिक थियोरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइंटिफिक का, अभी अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा, FW टेलर। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो अगर, तो वो 8 फोरमैन, जो अभी अभी ऑब्जेक्टिव हमने देखा। आई होप कि आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं वन वर्ड के ऊपर, आते बच्चा वन वर्ड के ऊपर, ठीक है ना। वन वर्ड में अक्सर यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करेंगे हम समझने का। द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ वन एम्प्लॉय हैज वेल एज मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टास्क, ठीक है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले समझना है हमको, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ वन एम्प्लॉय हैज वेल एज मशीन, मतलब मूवमेंट मतलब मूव हो रहा है एम्प्लॉय और मशीन का, फाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है ना। मतलब मूवमेंट आ गया एक वर्ड, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि ये क्या होएगा, मोशन स्टडी, मोशन स्टडी। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। टाइम के बारे में बात हो गई, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया है इन्होंने, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिख दिया टाइम रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपना टाइम स्टडी। ये 2 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट याद रखना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट। असेसमेंट आ गया, असेस मतलब कैलकुलेशन, ठीक है ना। असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी, तो यहाँ पे वर्क स्टडी इज द आंसर। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा। द प्रिंसिपल विच डील्स विथ टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वर्क। इनोवेटिव आ गया बच्चा, इनोवेटिव आ गया, तो ऑब्वियसली हमको पता है इनोवेटिव का जो है हमारे पास एक आंसर, उसका प्रिंसिपल ऑलरेडी है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब टू डू वर्क, मतलब टू फर्स्ट स्टेप जो लेता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। हमको ऐसा ही वर्ड यूज करना है बच्चा एग्जाम में, राइट। देन वी हैव द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अभी अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सभी चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। आई होप समझ में आ रहा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ट्रू स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स देखते हैं, ठीक है। सिंपल लिखा है बच्चा यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट, आर यूनिवर्सल इन नेचर। क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्स सब जगह पे एप्लीकेबल है। यस सर, इसके लिए क्या है, ट्रू। चलो बढ़िया, फर्स्ट खत्म। सेकेंड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, सही बात है, ट्रू है सर। ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली नॉट। सभी के 14 प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंट, इसके लिए इसका आंसर फॉल्स रहेगा। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा। हेनरी फ्योल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने टेक्निक मैनेजमेंट नहीं दिया है, हेनरी फ्योल ने क्या दिया है, 14 प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स। FW टेलर हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली FW टेलर ने क्या दिया है, 14 प्रिंसिपल नहीं दिया, उसने 6 प्रिंसिपल दिया, याद है ना, ठीक है ना। बाद में तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर बोल रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। ऑड मैन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑड वन की बात करेंगे अगर, तो हमको पहचानना है कि सेंटेंस में ऑड कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट वाले में दिखा रहेगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है ना। देन बाद में प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, सभी प्रिंसिपल की बात हो रही है। यहाँ पे एक मोशन स्टडी ही साली जो है ये अकेला अलग लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फटीग स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी। यहाँ पे सब स्टडी की बात हो रही है, सब यहाँ पे ये यूनिटी, यहाँ पे प्रिंसिपल का पॉइंट डाल दिया। ऑब्वियसली ये क्या हो गया, अपना ऑड वन हो गया।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, टेक्निक समझ में आ रही होगी कैसे अपने को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते, सेकंड चैप्टर में। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वेटेज वाइज भी बोलो तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको जैसे बताया था कि स्टार्टिंग में हमको फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 8 चैप्टर सबसे पहले खत्म करना है। ठीक है बच्चा, आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद डैश फंक्शन। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किससे होता है बच्चा? ऑब्वियसली आपको पता है, प्लानिंग। आपको पता है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है ना, वही सब के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है मेरा फंक्शन। नेक्स्ट आ रहा है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड। एंड कहाँ से हो रहा है भैया? अभी बताया मैंने, प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा था, कंट्रोलिंग से क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग का डिस्टिंग्विश भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। बीच बीच में आपको ये इंपॉर्टेंट ऐसे टिप भी बोलते होंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक देखो, और आपके फायदे के लिए बना रहा हूँ बच्चा वीडियो। ठीक है ना, आपको एक दिन पहले देखना है बस खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, आज मैं कोई भी लाइक सब्सक्राइब के बारे में बोलूंगा नहीं, आपको आपके लिए ही मैं आया हूँ मैं। ठीक है ना, पिछले वीडियो में जैसे मैंने वादा किया था कि आप ही के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ मैं, और आप ही के लिए मैं आया हूँ, और आप ही की हेल्प करने के लिए आया हूँ। दैट्स इट, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें लाइक सब्सक्राइब की मैं बात ही नहीं करूंगा। आपका मन हो तो लाइक करना, आपका मन हो तो सब्सक्राइब करना, एज योर विश। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है डैश सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ऑब्वियसली अभी देखा हमने प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ में, क्योंकि प्लानिंग बराबर होगा तो ही कंट्रोलिंग होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? बी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय डैश फंक्शन। यहाँ पे देखो बड़ा संबंध है हमको, जब भी कोई बड़ा सेंटेंस आएगा तो हमको उसको टुकड़ों में समझना है, ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, बट हमको टुकड़ों में समझने की कोशिश करना है। क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब इंप्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान विच हैव प्रिपेयर्ड बाय डैश मैनेजमेंट। ठीक है ना, प्लान कौन प्रिपेयर करता है? कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लान के बारे में देखा हमने। सिंपल याद रखो, प्लानिंग हमेशा टॉप लेवल पे ही होती है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा टॉप लेवल। नेक्स्ट आ रहा है डैश इज अ फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। एक्टिवेट की बात हो रही है, मतलब इनिशिएट की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्टिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डैश इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू दी प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बता रहे हैं? अगेन एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया, एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटिंग, ये सब अरेंजमेंट, ये सब डायरेक्टिंग के ही पार्ट है। डायरेक्टिंग इसका आंसर बन जाएगा। सबको हटाया तो मैं आपको दिखेगा बराबर। डैश अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट्स आर रेज। ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग की वजह से क्या होता है? सबको अपना अपना काम बराबर बताया है और कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कॉन्फिडेंट आ रहा है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैसेज कॉलम अगेन यहाँ पे आ गया। मैसेज कॉलम आपको दिख रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें मीनिंग या डेफिनेशन याद रखना है। प्लानिंग का मतलब क्या है? देखो कुछ भी ढूंढो, प्लानिंग का मतलब क्या है वो अपने को याद होगा। डेफिनेशन हमने देखा था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। किधर है किधर है किधर है? देखो मिल गया, ये तीसरा नंबर। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हमको जो भी चीज़ को जो है डिसाइड करना, उसको प्लान करना, उसको अपने को रिसोर्सेज इकट्ठा करना। तो लिखा हुआ है क्या डिसाइड के रिलेटेड? डिसाइड द वे एंड मीन्स, 6 वाला पॉइंट, टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड। दिख रहा है आपको? चलो उसके बाद में स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? चलो फटाफट देखेंगे। स्टाफिंग का मतलब पीपल टू हायर समवन, पुटिंग राइट पर्सन एट दी राइट जॉब। क्या आ रहा है? देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग एंड रेम्यूनरेटिंग। रेम्यूनरेटिंग मतलब किसी को सैलरी देना। लास्ट नेक्स्ट आया डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग। देखो सब में डेफिनेशन लिख दिया है, सब में डेफिनेशन आ गया। अगर कोई भी आता है क्वेश्चन तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। देन कोऑर्डिनेटिंग की बात करो अगर मैं, कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या है? इट इज एन इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब मिलके मर्ज करना ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, और इसमें पर सब कॉन्सेप्ट में कवर करके ही रहूँगा डेफिनेटली। और कुछ भी आपके डाउट है बच्चा तो कमेंट सेक्शन में जरा प्लीज़ मुझे पिन करना। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट बताइए, कमेंट में कीजिए कि आपके डाउट्स क्या है, आपको कुछ क्वायरी लग रही है, आपको कुछ डिफिकल्टी लग रही है। ठीक है, आपको कमेंट में बता सकते हो आराम से। गिव वन वर्ड की बात करें, द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग अभी ये बताया। अभी सब में जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है वही खाली पढ़ना है। इसका कोई भी चैप्टर, ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है आराम से क्रैक कर सकते हो। देखो बिना देखे आप बोल सकते हो। अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड एम्प्लॉय। देखो करेक्ट पाथ हो गया, गाइड आ गया, एक वर्ड आ गया। ये देखो गाइडिंग हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, मोटिवेटिंग हो गया, सब कुछ डायरेक्टिंग का ही काम है।
सिंपल। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबसे इजी, सबसे पपलू, प्लानिंग। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग, देखा अभी अभी ऑब्जेक्टिव में। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ये अपना फर्स्ट लाइन है। प्लानिंग में जब आंसर लिखोगे तो हमको लिखना ही है इट इज अ प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है ना, ये प्लानिंग इज द आंसर। नेक्स्ट, द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा, या ऑर्गेनाइजिंग भी लिख सकते हो। ले लो, नेक्स्ट देखते हैं 7 वाला। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, अट्रैक्टिंग हो गया, रिक्रूटिंग हो गया, ये सब किसका काम है? स्टाफिंग है, स्टाफिंग है। चलो, द प्रोसेस ऑफ द दैट लीड्स दैट एम्प्लॉय टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब क्या यहाँ पे बोला जाए, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एम्प्लॉय को अपने गोल की तरफ जो है वो गोल को पूरा करने में प्रेरित करता है? ऑब्वियसली वो क्या है? डायरेक्टिंग ही है, अपने को पता है, राइट? आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पे डायरेक्टिंग। इट इंक्रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम स्पिरिट ऑफ द वर्क। टीम स्पिरिट कौन करता है? कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो हमारा जो है काम और भी आसान हो जाएगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मतलब क्या? कंट्रोलिंग, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टाइम विद एक्चुअल टाइम, मैंने ऑलरेडी आप इसको बारे में बताया था आपको, ठीक है ना। कंपेयर करना स्टैंडर्ड टाइम मतलब एक्चुअल टाइम। शॉर्ट में बता दूं, स्टैंडर्ड टाइम मतलब कंपनी के द्वारा दिया हुआ टाइम, एक्चुअल टाइम मतलब पर्सन के द्वारा लिया हुआ टाइम, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम। अगर समझो कंपनी ने 100 यूनिट बनाने को दिया हुआ, एक दिन में आपको 100 यूनिट बनाना है, पर आपने बनाए कितने? 80 यूनिट ही बनाए, राइट। तो कितना डिफरेंस हो गया? 100 माइनस 80, 20 का डिफरेंस हो गया, राइट। तो 20 का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, तो उसको बोलते हैं डिविएशन। तो वही कंपनी को क्या करना है? कंपनी को इसको रिमूव करना है, ताकि आपका 80 से जो दिन में आप प्रोड्यूस कर रहे थे, आपकी क्षमता को बढ़ाना बाय वे ऑफ मोटिवेटिंग, गाइडिंग, ट्रेनिंग वगैरह देके। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स की तरफ आते बच्चा। ट्रू फॉल्स, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। प्लानिंग पे बेस्ड नहीं होता, ऐसा बोल रहा है, बहुत ही फालतू बात कर रहा है। ऑब्वियसली ये फॉल्स आएगा। वो सब कुछ चीज प्लानिंग के ऊपर ही, सबसे पहले हम प्लानिंग ही करते हैं ना कोई भी चीज के लिए। अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लानिंग करके पढ़ रहे हो, ठीक है ना। हमको पहले ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जो भी है, राइट। नेक्स्ट आ रहा है, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन अगर कोई चीज में आ गई तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी में क्षमता, काम करने की क्षमता। तो क्या आएगा? ट्रू। क्वालिफाइड, नेक्स्ट, क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ट्रू। क्वालिफाइड जो बंदे हैं, स्किल्ड फोर्स बंदे हैं, डन। ऑब्वियसली बेसिक में प्लानिंग ही आएगा।
डैश इंटीग्रेट डेवलप डिपार्टमेंटल एक्टिविटी
लिख सकते हो, स्पेलिंग याद रखना। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएट लॉन्च इन व्हाट 2016, बताया था ना आपको ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव में नंबर से क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादा करके हम लोग, याद रखना। चलो उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव करेक्ट द ऑप्शन। अभी देखो इसमें कैसा दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ये आता है क्वेश्चन, इसमें ऑलरेडी आंसर यहाँ पे दिया, खाली ये ही कॉपी पेस्ट करना है हमको, कहाँ पे सुटेबल है, राइट। जैसे कि फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू एग्रीकल्चर फार्म। अभी अभी देखा हमने, तो आइडिया किसका है भाई, एग्रो टूरिज्म, ठीक है ना। अर्बन रेसिडेंट टू मतलब अर्बन लोग को एग्रीकल्चर फार्म में लेके आने का जिम्मा किसका है, ये आइडिया किसका है, एग्रो टूरिज्म की वजह से पॉसिबल हुआ है। एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ डैश नीश टूरिज्म, यहाँ पे लिखा है देखो, डैश लिखा हुआ है, टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फीचर्स, ठीक है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है, इनोवेशन, समझ में आ रहा है। अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, मतलब क्या बोल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार चीज आपको देख के क्या करनी है बस, ठीक है। चलो उसके बाद में ओके, तो हम लास्ट बचा हुआ है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। वही अपना जो है वर्ड को पहचानना है और फिर से इसको रीराइट करना है। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स विद द जर्मन वर्ब, जर्मन वाला कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है, फ्रेंच वर्ब से आता है, हमको पता है सर, ठीक है ना, हमको पता है ये फ्रेंच वर्ड से आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव एंटरप्रेन्योर ट्राई टू मेक होम अ बेटर प्लेस वेयर नीड्स टू ऑफ कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड। ये होम मेक होम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मार्केट में काम करता है, ठीक है, जिसका मार्केट आंसर आएगा। लोन टेकन बाय स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिपेबल इन द बस 10 ईयर, ये याद रखता है, बहुत एग्जांपल अच्छा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑप्शन वाले में। तो लोन टेकन अपन स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया से लोन लेंगे तो वो 7 साल में हमको लौटाना पड़ता है, 10 साल में नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो 4th चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओसीएम की जान, 27 मार्क का चैप्टर। चलो लेट्स स्टार्ट फटाफट। डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डैश, बताइए डोर टू डोर किसका, एयरवेज, हाँ सर। रेलवेज, हाँ सर। ऑब्वियसली सर रोडवेज है, रोडवेज ही है ना, रोड के जरिए हम लोगों के घर तक पहुंच सकते हैं। चलो बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव डैश क्रिएट टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउस के वजह से, मतलब क्या, वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, वेयर हाउस की वजह से टाइम यूटिलिटी, टाइम बच जाता है, कोई प्रोडक्ट हमको सही टाइम पे मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे वो स्टॉक रख के रखते हैं। डैश वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब क्या, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली जल्दी खराब होते हैं तो उसको को बोलेंगे कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। चलो नेक्स्ट वी हैव इसमें थोड़ा सा एक इशू लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, राइट। आई थिंक इसमें एक पेज नहीं है, राइट, ठीक है। चलो मैं करवाता हूँ उसको भी, आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या लिखा है, द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको, ठीक है ना। ऑब्वियसली बैंको वर्ड से आया हुआ है, फ्रेंच वर्ड से, ठीक है ना। डैश लिखा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल कमोडिटी, जो ऊपर पड़ा वो लिखा हुआ है। इन डैश पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ऑर्डर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी, एक ही पॉलिसी के अंडर बहुत सारे शिप्स है, तो बहुत सारे शिप को क्या बोलते हैं, ग्रुप, और ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट, याद रखना, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लीट पॉलिसी। डैश बैंकिंग रिफर्स टू यूज ऑफ बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल बैंकिंग। चलिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है आरटी, ये अपना करेक्ट ऑप्शन करना है, ठीक है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल का। चलिए उसमें देखते हैं, ठीक है ना। ये जो स्किप हो गया था ये आपको मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए अभी मैं वो पेपर लेके डायरेक्ट इसको भी कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं कर लूंगा, चलो डोंट वरी, मैं करता हूँ। उसके बाद में चलो करेक्ट अंडरलाइन द वर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल आपको मैंने आपको बताया ना कि आपको ऑपोजिट वाला वर्ड डायरेक्ट डाल देना है, ठीक है ना। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, फॉर चलो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर सेविंग बैंक अकाउंट, हमको बताया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है, ऑब्वियसली करंट अकाउंट को, जो कि बिजनेसमैन लोग खोलते हैं, बताइए। नेक्स्ट आ रहा है सर्विस आर टेंजिबल इन नेचर, टेंजिबल नहीं है भैया, इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, ठीक है ना, ओनली कैन बी फेल्ट, खाली हम उसको महसूस कर सकते हैं। इंश्योरेंस हेल्प्स टू मैक्सिमाइज रिस्क इन द बिजनेस, ऑब्वियसली मैक्सिमाइज का ऑपोजिट क्या होगा, मिनिमाइज,
सब कुछ समझ में आएगा तो ऑपरेट कर देने का। द फॉरेन बैंक इज अपेक्स। अपेक्स का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है। अपेक्स का मतलब होता है टॉप, याद रखना। अपेक्स का मतलब होता है टॉप। तो बोल रहा है फॉरेन बैंक जो है टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। गलत गलत गलत। अपने यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक की जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो टॉप अपेक्स में होता है बैंकिंग इंडस्ट्री का, याद रखना। ये फॉरेन बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक। आरटीजीएस किसके लिए स्टैंड होता है? रीजनेबल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस, एनईएफटी हमने पढ़ा है उसके बारे में भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसमें इसका तो चलो तो किसका नहीं है, नेक्स्ट वाले का बता रहा हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले हमने क्या किया, पॉलिसी निकाली, दिख रहा है। पॉलिसी निकालने के बाद में हमारा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना। बाद में हमने क्या किया, क्लेम किया, और देन बाद में हमको कॉम्पनसेशन मतलब पैसा मिल गया। तो ये तो ठीक है। इसका देखते हैं, इसमें बहुत लोगों को इशू आता है। ईमेल इनलैंड कुरियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे याद रखना, फास्ट टू स्लो, ठीक है ना। फास्टेस्ट पहला क्या आएगा, फास्टेस्ट क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक अगर एक बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पे इसको एक बार ज़्यादा फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। चलो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना हमको, यहाँ पे फर्स्ट आएगा अपना इनलैंड, बाद में कुरियर, फिर बाद में, ठीक है ना, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट आप याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद में फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है वो तो बताइए आपको। चलो फिफ्थ चैप्टर पे आते हैं। फिफ्थ चैप्टर अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डैश इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड हमको, रजिस्ट्रेशन। द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म डैश एंड ई कॉमर्स, ईमेल से आया हुआ है, याद रखना हमेशा। ट्रांजेक्शन अंडर डैश आर बिटवीन कंज्यूमर, सी टू सी, देखो सी और सी, सिंपल है, ये आराम से आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इसमें कोड करना भूलना मत, छोड़ना मत जरा भी। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटसोर्सिंग। अपना काम किसी और को देना, मतलब नॉन कोड एक्टिविटी की बात हो रही है। नॉन कोड एक्टिविटी किसी और को कंपनी देना जो कंपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है। नेक्स्ट, इन ऑनलाइन बिजनेस शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन द डैश, क्या है, शॉपिंग कार्ट। चलो ऑब्वियसली हम जब जाते हैं ना मॉल वगैरह में जाते हैं या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे देखो ऐड टू कार्ट बोलते हैं हम लोग, ऑब्वियसली शॉपिंग कार्ट मतलब वो, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मैसेज कॉलम आ रहा है। मैसेज कॉलम देख लो इसका भी, ए बिजनेस, बी टू सी, आउटसोर्सिंग, डिजिटल कैश, रजिस्ट्रेशन। ए बिजनेस का क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, देखो ये वाला मैचिंग हो जाएगा। देन बाद में बी टू सी का क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, पता है सर हमको, ये भी बिजनेस टू कंज्यूमर। आउटसोर्सिंग का क्या है, बीपीओ, ठीक है ना, बीपीओ। लेकिन आरटीओ नहीं होता, आरटीओ कुछ है ही नहीं। डिजिटल कैश की अगर बात करें हम तो एग्जिट्स ओनली इन साइबर स्पेस। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है जो अभी हमने लिखा। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको लाइन टू लाइन लिखना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और सामने आंसर लिख दिया डायरेक्टली, यहाँ पे लाइन वाइन से मारना नहीं है। चलो उसके बाद में आएगा वर्ड, द स्टेज वेयर गुड्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, डिलीवरी स्टेज, सिंपल है ये तो, ठीक है ना। जो गुड्स लिया, हमने गुड्स लिया और कस्टमर को मिल गया तो वो स्टेज क्या बोलेंगे, डिलीवरी स्टेज। द टर्म डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स, ए बिजनेस, ठीक है ना। चलो ट्रांजेक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलेंगे उसको, ऑनलाइन कर तो ऑनलाइन ही बोलेंगे ना, इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं हम लोग। और फर्स्ट स्टेप क्या है ट्रांजेक्शन का, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कोई भी ऐप में जाओ आप, हमको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ आउट कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी, आउटसोर्सिंग। सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग, बीपीओ के सबसेट ऑफ बीपीओ, केपीओ। बच्चा ये दोनों ये अच्छे से करना, ये वाला सबसेट आउटसोर्सिंग का सबसेट क्या है, बीपीओ है, और सबसेट बीपीओ क्या है, केपीओ है, ठीक है। चलो वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विस विच इन्वॉल्व्स लीगल वर्क, एलपीओ, याद रखना। चलो ट्रू और फॉल्स के ऊपर बढ़ेंगे।
इट इज ईजी टू सेटअप ई बिजनेस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रू, ईजी है ना, ठीक है ना, ई बिजनेस सेटअप करना ईजी है। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब फिजिकल दुकान खोलना तो थोड़ा टफ लगेगा, तो ये खोलना, ऑनलाइन बिजनेस खोलना ईजी है। द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। ऑब्वियसली ई बिजनेस जो है वो ईमेल और ई कॉमर्स से आया हुआ है। ट्रू, ई बिजनेस अलाउस यू टू वर्क, ठीक है ना, अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड। ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में हम किधर भी बिजनेस, कैसे ही बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दुकान जो ऑनलाइन है, ठीक है ना, हम कहाँ पे भी खोल के बैठ सकते हैं दुकान। LPO स्टैंड्स फॉर लीगल प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग। ऑब्वियसली फॉल्स है, ठीक है ना। KPO रिक्वायर्स एडवांस एनालिटिकल टेक्निकल स्किल्स। ऑब्वियसली KPO में एनालिटिकल स्किल्स एडवांस चाहिए। विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरिया, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए फॉल्स लिखा हुआ है। और वन की बात करेंगे, BPO, RTO, LPO, KPO। तो RTO तो ऑब्वियसली है ही नहीं कुछ भी, तो निकाल दिया जाएगा। B2B, B2C, A to Z और C to C, बाकी सब तो ये चीज़ें अपना इसको ये वाला है, बाकी A to Z नया दिख रहा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है ऑब्वियसली, बाकी सब कार्ड्स है, राइट। देन वी हैव कंप्लीट सेंटेंस, ए बिजनेस इन एन अब्रीवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखना चाहिए, ये अच्छे से याद रखना। अगर देखो फिर से ही ईयर आ गया, द टर्म ई बिजनेस कम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1997। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। ई बिजनेस मीन्स द इंटरनेट, ठीक है ना, कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेस। ई बिजनेस इज डैश ऑफ ई कॉमर्स सुपर सेट, ये भी याद रखता है, ये भी बहुत बड़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे। ई कॉमर्स इज डैश ऑफ ई बिजनेस सबसेट, याद रखना। प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन स्पेशल एजेंसी को, ये इसका मीनिंग आउटसोर्सिंग का एक प्रोसेस है जो हमारा बिजनेस आउटसोर्स कर रहे हैं स्पेशलाइज एजेंसी को, आउटसोर्सिंग। चलो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, आप ट्राई करने की कोशिश करो एक बार। रजिस्ट्रेशन क्या है, फर्स्ट स्टेप है। सुपर सेट ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस है। लास्ट स्टेप क्या है, पेमेंट करना पड़ेगा हमको। सबसेट ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स। और B2B क्या है, बिजनेस और बिजनेस, सिंपल, क्लास फिनिश, खत्म। करेक्ट द वर्ड, अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट, जो वो अंडरलाइन किया हुआ उसको हमको रिप्लेस करना है। ऑपोजिट वाला टेक्निक याद रखना, बिजनेस इज हार्ड, हार्ड का ऑपोजिट क्या है, इजी। देयर आर 5 स्टेज ऑफ ऑनलाइन, 5 नहीं है, 3 स्टेज ही है। रजिस्ट्रेशन इज द लास्ट स्टेप, रजिस्ट्रेशन लास्ट नहीं है, फर्स्ट स्टेप होता है। डिजिटल कैश इज द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। KPO इंक्लूड्स लेस नॉलेज बेस्ड स्पेशलाइज्ड वर्क, लेस का ऑपोजिट क्या है, मोर। अरेंज करना है प्रॉपर में, ठीक है ना, हमको पहले क्या करना है, परचेस करना है, प्री परचेस और सेल, देन बाद में हमको परचेस करना है सेकंड, देन बाद में हमको डिलीवरी मिल जाएगा। फर्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में ऑर्डर प्लेस करना है, बाद में हमको कैश ऑन डिलीवरी करना है प्रोडक्ट लेने के लिए। सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम 20 मार्क जेब में आपने। चलो 6 चैप्टर देखते हैं। 6 चैप्टर की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखो फुल ऑन दिया हुआ है। आज फटाफट देखते हैं हम लोग, थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए मैं, ठीक है, थोड़ा जूम में थोड़ा सही ऐसा हो रहा है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो बच्चा। लेट्स स्टार्ट। देखो बिजनेस इज अ व्हाट, डैश एक्टिविटी, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक डैश यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये वर्ड तो आपको पूरा उसके आपको पता होगा, ये बहुत बड़ा आया हुआ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड this thing, national security dash stability is required, political stability, making timely payment of proper tax is responsibility of organization towards dash, क्या है, पेमेंट, टैक्स किसको पेमेंट करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट को सर। बिजनेसमैन आर डैश ऑफ द सोसाइटी, क्या है, ट्रस्टी है, ठीक है। बिजनेस शुड प्रोवाइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन किसको, हमेशा ओनर्स को, ठीक है। बिजनेस शुड ऑफर एडुकेट अपॉर्चुनिटी प्रमोशन टू देयर ऑब्वियसली एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो बिजनेसमैन खुश रहेगा। द टर्म्स एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, को आया ना ग्रीक वर्ड एथोस, ये सब याद रखना, ठीक है ना। बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू डैश सिस्टम ऑफ द प्रिंसिपल, मॉरल सिस्टम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स टू एम्प्लॉइज, एटलीस्ट डैश % ऑफ द एवरेज। CSR में कितना % लेना पड़ता है, ये बहुत लोगों को मिस्टेक है, बहुत लोग 3% लिख के आते हैं, विच इज रॉन्ग। 2% ही है, 2%।
2% अपने नेट प्रॉफिट, अपने मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट का वो जो है CSR में डालते हैं, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में चलो उसके बाद में देखेंगे हम लोग मैजअप ऐड करते हैं हम लोग। एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एथिक्स, इसमें हमको मैचिंग करना है। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, चलो बढ़िया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू सर्व दी सोसाइटी, ठीक है ना। चलो उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट क्या है, फिर बाद में रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। और बाद में बिजनेस एथिक्स क्या है, भी समझ में आ गया रहेगा। चलो गिव वन वर्ड पे आते हैं हम लोग, वन वर्ड फ्रेज टर्म्स पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, नेम द फिलोसॉफी रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपाउंडेड बाय द महात्मा गांधी, ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी ने एक फिलोसॉफी बताई थी, उन्होंने बताई थी कि भाई ये चीज़ के वो क्या बोलेंगे, ट्रस्टीशिप, याद रखना। ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, getting good quality product is the basic right of this group, obviously consumer, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स डैश ग्रुप, ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसको मिलना चाहिए, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विथ दिस थिंग, मोरालिटी in business environment, business ethics, and activity motivated by the profit, business. Earning foreign exchange is the responsibility of organization towards this group, government का। employment generation is the responsibility of organization towards this group, employment generation किसकी responsibility है, ठीक है ना, सोसाइटी में। ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं आप एकदम, ट्रू फॉल्स में बात करते हैं, बिजनेसमैन आर ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी, यस बिजनेसमैन ट्रस्टी होते हैं। बिजनेस एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्रू, ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ट्रू। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, ट्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेन पीस, इंडस्ट्रियल पीस। ओनर should not get complete and accurate information about the financial position, obviously false। ओनर जितने भी ओनर से सबको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, तो फॉल्स आंसर आएगा। मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ, गलत है, मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली ट्रू, ओके, समझ में आ रहा रहेगा। फाइंड द ऑड वन की बात करें अगर, तो यहाँ पे 4-5 दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी, गुड वर्किंग, रीजनल प्रॉफिट, निकाल दिया। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर प्राइजेस, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, प्रिवेंट कंजेशन इन दी सोसाइटी, निकाल दिया। देन टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्रिएटिंग गुडविल अलग है और बाकी सब पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, ठीक है ना, यहाँ पे मेंटेन ट्रांसपेरेंसी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है अपने को, निकाल देना। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, केयरफुल यूज ऑफ कैपिटल, फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, इसमें क्या आएगा, फेयर प्राइस एंड प्रोडक्ट। कंप्लीट द सेंटेंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय डैश वेस्टेज, मिनिमाइजिंग वेस्टेज, ठीक है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमा पाएगा, जब उसका वेस्टेज कम होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज प्रोपाउंडेड बाय डैश, अब ये भी देखा हमने, महात्मा गांधी जी। बिजनेस शुड अर्न डैश प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहिए। डैश शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, रेम्यूनरेशन। The word ethics is derived from the Greek word ethos, ठीक है। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
करेक्ट वर्ड ऑप्शन आता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या आ रहा है, देखो हमको पता ही है, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, उसमें हमको उसको अब यहाँ पे जो दिया हुआ है खाली वो डाल देना बस। फर्स्ट में क्या आएगा, आफ्टर से सर्विस किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स किसको पे करेंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी किसको करेंगे, थर्ड वाला किधर गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, चलो उसके बाद में करेक्ट अंडरलाइन एंड द फॉलोइंग दिख रहा रहेगा आपको। इसमें जो है अपने को उसमें अगेन वही अपने को ऑपोजिट वाला यूज़ करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर देन द टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ब्रॉडर, नैरो का ऑपोजिट ब्रॉडर। ऑल सॉर्ट ऑफ फेयर, फेयर का ऑपोजिट अनफेयर। सीधा सीधा जो भी दिख रहा है अपने को डायरेक्टली उसको ऑपोजिट कर देगा। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री, अभी अग्री का डिसएग्री नहीं होगा, यहाँ पे बैन लिखा हुआ है। एग्री स्ट्राइक और लॉकआउट टू प्रोटेक्ट द बोथ द पार्टीज, बैन करना पड़ेगा। MRP should not be printed on every packet, should be printed. Dishonest advertisement can appreciate by customer in the long run. Honest advertising. Financial help should be, should not be. ठीक है ना, देखा बिजनेस एथिक्स इज कंपलसरी, कंपलसरी और यहाँ पे लिखा वॉलंटियर, अपनी इच्छा से। बिजनेस एथिक्स इज नॉट रिलेटेड टर्म। सोशल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ राइट वे, राइट और रॉन्ग वे। मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट। सोशल वैल्यू उल्टा पुल्टा दिया है कोई, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसमें, इसको अच्छे से देखना। ओके बच्चों, 7 चैप्टर पे आते हैं हम लोग। 7 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। अभी तक चैप्टर आपको समझ में आ ही गया रहेगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आते हैं हम लोग। फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम आउट कर दूं, आपको थोड़ा दिखेगा बराबर, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रीराइट अपना वही नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं, इसके पे बोल के टाइम पास नहीं करना है। fill in the blanks. In India, Consumer Protection Act was initiated in the year. कभी ईयर, कौन से ईयर में आया था, देखिए ना। इंडिया की अगर बात करें बच्चा तो 1986 में आया था, याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। 1986 में आया था, ये याद रखना। और वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब है, वो आगे आएगा, चलो उसका भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, तो इसका देखो आंसर तो आपको दिख रहा है ऑब्वियसली, डिस्ट्रिक्ट जज। पर एक अगर समझो आपको याद नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो ये एक ट्रिक याद रखना, ये डिस्ट्रिक्ट और ये डिस्ट्रिक्ट मैचिंग रखना, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक मिल जाएगा। तो प्रेसिडेंट कौन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो डिस्ट्रिक्ट जज है। थर्ड क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द व्हाट, ऑब्वियसली कंज्यूमर, ठीक है ना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस, एम क्या है, ठीक है ना, कंज्यूमर का ही इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द एक्ट। हाईएस्ट अथॉरिटी मतलब 3 कमीशन आपको बताइए, इसमें ऑलरेडी आपने पढ़ाई है, राइट। कौन से बचा जरा बोलो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया पहला, स्टेट कमीशन हो गया दूसरा, और सबसे बड़ा कौन सा है, नेशनल कमीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल कमीशन सबसे बड़ा है, राइट। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज से कौन सा डिस्प्यूट सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एस्टैब्लिश किया बच्चा, ठीक है ना। आपको याद होगा कि इसके अगर ऑप्शन की अगर बात करो तो देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, लोक अदालत, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल सा बोल रहा है कि लोक अदालत ही ऐसा एक अदालत है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज से मैटर सॉल्व हो सकता है, डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है अमंग कंज्यूमर एंड अपना दिस थिंग सेलर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेशनल कमीशन हैज डैश मेंबर। नेशनल कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, 4 मेंबर, याद रखना, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेन ऑफ द कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन ऑफ द फीस विच इज लेस देन डैश 1 करोड़ 10 लाख 10 CR, याद रखना। मॉनेटरी वैल्यू डिस्ट्रिक्ट कमीशन का 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक है, ठीक है ना। 1 रुपये से लेके 1 CR तक है, ठीक है ना। उसको अपने को इस आंसर लिख देना है, ठीक है ना। तो नेशनल का क्या हुआ सर, सॉरी स्टेट का क्या हुआ सर, ठीक है ना। तो 10 करोड़ से कितना है, 1 करोड़ से 10 करोड़, और स्टेट का नेशनल का क्या हो जाएगा, 10 करोड़ के ऊपर। चलो नेक्स्ट एक और नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है। डैश इज सेलिब्रेटेड हैज वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ठीक है ना। अभी देखो आपने नेशनल कंज्यूमर डे देखा था और वर्ल्ड कंज्यूमर डे ये भी याद रखना है। तो 15 मार्च ये अपने को डेट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर से बोलो, डेट वाले क्वेश्चन ज्यादा वो लोग पूछ सकते हैं। इन मॉडर्न कॉम्पिटेटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड हैज द डैश। कंज्यूमर को क्या बोला गया है? किंग बोला गया। ये तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चा, आई होप समझ में आ रहा रहेगा। फिल द ब्लैंक्स। चलो मेजर कॉलम पे आते हैं हम लोग। मेजर कॉलम आपके सामने 5 अगेन दिए हुए और राइट साइड में उसके ऑप्शंस दे दिए गए। किंग ऑफ द मार्केट कौन है? नेशनल कमीशन क्या है? मुंबई ग्राहक पंचायत लिखा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर राइट्स एक्सेट्रा। फर्स्ट अगर देखें, किंग ऑफ मार्केट सिंपल से अभी अभी हमने देखा कि कस्टमर को ही किंग बोला गया है। कस्टमर ही जो है किंग है मार्केट का, इसके लिए कंज्यूमर इज अ किंग। ठीक है बच्चा। नेशनल कमीशन की बात करें, नेशनल कमीशन क्या होगा? अपन ने अभी भी देखा, नेशनल कमीशन का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो एक्सीड्स 10 करोड़। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में देन बाद में क्या है? मुंबई ग्राहक पंचायत, 4th पॉइंट। मुंबई ग्राहक पंचायत का क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था अपने को देखना है, तो उसका नंबर है 1930। देन कंज्यूमर राइट कब आया था? आपको पता ही है कंज्यूमर राइट मतलब क्या है? राइट टू कंज्यूमर का राइट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था बच्चा। ठीक है ना। वन वर्ड के ऊपर आते हैं हम। वन वर्ड क्या लिखा हुआ है? द कमीशन विच एंटरटेन्स केस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड हैज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर जिसका नहीं हो रहा है तो वो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा कमीशन बोलेंगे? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अभी अभी हमने देखा, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा ना, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्टिव में देखा हम लोग ने। ठीक है ना, आपको याद होगा, 7th वाले ऑब्जेक्टिव में देखा। आपके तजुर्बे में भी आप देख सकते हो, राइट। चलो मेरे साथ में सॉल्व करेंगे। अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक पे अगर कोई पब्लिक का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है तो ऐसा कौन सा केस है जो पब्लिक मिलके फाइल कर सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पिल, PIL। ये मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ पर आपको लिखना फुल फॉर्म ही है। ठीक है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट आता है, ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू प्रोसेसिंग द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। पीपल लिखा हुआ है, ऑब्वियसली एनजीओ। पब्लिक के भले के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बोलेंगे? एनजीओ। Then we have the right of consumer which is about safety and protection to his life and health. क्या लिखा हुआ है? right to safety. One who consumes or use any commodity or service, क्या बोलेंगे उसको? Consumer। ठीक है ना। One who consume करता है उसको क्या बोलेंगे? Consumer। State whether true or false। ठीक है ना। true or false पे आते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? द सेलर हैज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। सेलर को कंज्यूमर का राइट्स रिकॉग्नाइज करना है। ऑब्वियसली ट्रू ही है। ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्रोड्यूसर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोड्यूसर के लिए नहीं आया, कस्टमर के लिए आया, आपको पता है, राइट। देन वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। फॉल्स। ठीक है ना। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब एज पीपल कोर्ट। ऑब्वियसली ये तो अभी पता ही आपको, लोक अदालत को एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है पीपल कोर्ट्स। कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इम्पॉसिबल। कंज्यूमर भले ही किंग है पर उसकी भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। उसको भी पता होना चाहिए कि भाई उसके राइट्स क्या क्या है और उसके हक क्या क्या है। ठीक है, कहाँ पे जाके वो कंप्लेन करे XYZ। ठीक है बच्चा। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। फाइंड ऑड वन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ, नेशनल कमीशन। बाकी 3 तो स्टेट अपना कमीशन बता रही है, फोरम है जहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, और एक या और दिख रहा है अपने को एनजीओ। डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज। बाकी सब जज की बात हो रही है, बीच में कमीशन और ऑकवर्ड दिखे। ऐसा जब आएगा तो तुरंत कैच कर पाओगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस। नेशनल कमीशन इज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय डैश गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करता है। एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील। जो पर्टिकुलर पर्सन खुश नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से, वो कहाँ पे अपील कर सकता है? ऑब्वियसली उसके हायर पे। उसका हायर क्या है? स्टेट कमीशन। और स्टेट वाला खुश नहीं है तो नेशनल कमीशन। ठीक है। स्टेट कमीशन हैज डैश
मेंबर्स। स्टेट कमीशन के पास कितने मेंबर्स होते हैं? 4 मेंबर्स। चलो, द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इज दिस नेशनल कमीशन इज व्हाट? सुप्रीम को अपना जो है सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है। चलो, नेशनल कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेन कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन एक्सीड्स नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा इसका वर्ड का ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। नेशनल कमीशन कितना होगा बच्चा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चाहिए तो कितना का वो डिस्ट्रिक्ट का कितना था? 1 से 10 करोड़, ठीक है ना। 1 से 1 करोड़ था, बाद में 1 से 10 करोड़ था स्टेट का। नेशनल का 10 से ऊपर, 10 करोड़ से 10 CR के ऊपर, ठीक है। देन कंज्यूमर, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एस्टैब्लिश्ड डैश टायर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 3 टायर, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये आ सकता है। चलो, करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ए और बी दिया हुआ है, ऊपर ऑलरेडी आंसर दे दिया आपको, खाली बस प्लॉटिंग करना है क्या पे क्या है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अमाउंट कितना है, घड़ी अमाउंट के बारे में बात होगी ये चैप्टर से, और ये चैप्टर से डिस्टिंग्विश पढ़ना भूलना मत। एक डिस्टिंग्विश तो 110% वहाँ पे दिखता ही दिखता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, कितना कंपनसेशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में? डज नॉट एक्सीड टू 1 करोड़, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट एक्सीड टू 1 करोड़, देखो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है मैंने, ये रहा, ठीक है। डैश आ रहा है स्टेट कमीशन की, क्या अगर बात करें स्टेट कमीशन में क्या आएगा? स्टेट कमीशन है हाई कोर्ट जज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, जो अभी आया था 2019 में। नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या है वो? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन की बात करें तो अगर, तो वहाँ पे कितने मेंबर्स होते? ये बच्चा, ये मेंबर्स वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छे से करना, कि बहुत बार इन लोगों ने पूछा है। चलो, उसके बाद में आंसर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर देखते हैं। ये तो ऑर्डर तो आपको सिंपल, आपको पता ही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, खत्म। डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट अपना हाई कोर्ट जज और सुप्रीम जज। सुप्रीम सबसे ऊपर आएगा, बताइए आपको, तो ये दोनों भी क्लियर। अंडरलाइन करना अगेन, फिर से रीराइट करना है, अंडरलाइन वर्ड को चेंज करना है। एंड अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन टू द स्टेट फोरम। स्टेट फोरम में नहीं, स्टेट फोरम पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे हम फाइल कर सकते हैं। नेशनल कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो प्रिफर्ड हैज पीपल्स कोर्ट, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को पीपल कोर्ट नहीं बोलते, लोक अदालत को पीपल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सेंटेंस तो बराबर है, खाली ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो रॉन्ग रहेगा, उसको हमको खाली ठीक करना है, ठीक है। चलो आगे। इन इंडिया सेलर आर वाइडली डिस्पर्स एंड आर नॉट यूनाइटेड। इन इंडिया सेलर्स नहीं, कंज्यूमर्स आर डिस्पर्स, ठीक है ना, मतलब क्या फैला हुआ है, उनमें एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। कंज्यूमर इज द आंसर। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन entertains complaint where the value of goods or services paid consideration not exceeding 1 करोड़। नेशनल कमीशन तो भाई 1 करोड़ की बात नहीं करता है, वो तो भाई अलग है, समझ में आ रहा है, वो तो ये 10 करोड़ के ऊपर वाला, 1 करोड़ का कौन करता है? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कमीशन। आई होप कि 7 चैप्टर आपको दिमाग में अच्छे से घुस गया रहेगा। चलो आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे बच्चा, मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन सेकेंड हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, अच्छे से करना है अपने को इसका भी। चलो आ जाओ। हाँ, फिल द ब्लैंक। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड मार्केटस, लैटिन, ये याद रखना बस, ये बहुत बार पूछेंगे हम लोग, पूछ सकते हैं लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट, द डैश, इन द डैश कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एम्फसाइज, मतलब फोकस इज गिवन ऑन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑब्वियसली इन द एक्सचेंज का मार्केट के अंदर एम्फसाइज, फोकस कहाँ पे किया हुआ है? बाइंग और सेलिंग पे दिया हुआ है, गुड्स और सर्विस के। Perishable goods such as vegetable, fruit, milk product are sold in what? Very short period. Obviously, perishable हमेशा very short period पे ही बिकता है। Retail market is a market where retailer sells good directly to the what? Consumer. Retailer मतलब normal दुकानदार जो होते हैं, ठीक है ना, वो MRP पे गुड्स बेचते हैं, किसको बेचेंगे? कंज्यूमर को बेचेंगे। मैजा कॉलम की बात करते हैं हम लोग। मैजा कॉलम में मार्केट दिया हुआ है, रजिस्टर्ड ब्रांड दिया हुआ है, मोनोपोली, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आओ समझते हैं मार्केट का क्या होएगा। मार्केट का अभी देखा हमने, मार्केटस से आया हुआ है, ठीक है ना। रजिस्टर्ड ब्रांड की अगर बात करें तो क्या है भाई? ट्रेडमार्क है। मोनोपोली की बात करें तो ऑब्वियसली मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। ब्रांडिंग की बात करें तो वो ब्रांडिंग मतलब एक प्रोडक्ट का अलग डिस्टिंक्ट नेम, डिफरेंट नेम, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यूज ऑफ डिजिटल मीडिया,
ठीक है। चलो उसके बाद में वर्ड की बात करते हैं हम लोग। द मार्केट फॉर द कमोडिटी विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री। एक कंट्री में प्रोड्यूस होता है और अदर कंट्री में बेचते, सिंपल है, इंटरनेशनल मार्केट। एक मार्कदंड। टाइप ऑफ मार्केट वेयर ड्यूरेबल गुड्स जैसे ही आता है अपने यहाँ पे दिमाग में, एंड विच आर जनरली नॉन पेरिशेबल नेचर। ड्यूरेबल आएगा तो यहाँ पे सीधा लिखने का लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड मार्केट। ड्यूरेबल जो लंबे समय चलने वाला है, फर्नीचर्स हो गए, ठीक है ना, ये सब जो लैंड एंड मशीनरी हो गया, इसी सब जो भी जो है फर्नीचर अपना जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल में आ जाएगा। द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर और द यूज ऑफ द मार्केट, रिटेल मार्केट। सिंपल है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। टू सेलर सेलिंग आइदर ए होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशियल प्रोडक्ट, डिओपोली। टू सेलर्स आ गए, टू सेलर पकड़ते ही नाम पकड़ते आ जाएगा आपको डिओपोली। डिओपोली मतलब दो। गिविंग ऑफ द डिस्टिंक्ट नेम टू वन प्रोडक्ट, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट को अलग अलग नाम देना, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अच्छे से कर देना। फिफ्थ वाला, चलो ट्रू और फॉल्स देखते हैं। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस। मार्केट में भी क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। मार्केट में भी डिफाइन एज एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, ट्रू। ऑब्वियसली मार्केट डिफाइन का तो डेफिनेशन वही है। बाद में द मार्केट फॉर द कमोडिटी विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट। इम्पॉसिबल, अभी भी देखा हमने, ऐसा अगर चीज होता है एक जगह एक कंट्री में बना रहे और दूसरी कंट्री में बेच रहे तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल मार्केट, तो इसके लिए फॉल्स। इन होलसेल मार्केट सेलर आर नोन एज रिटेलर एंड बायर्स आर नोन एज होलसेलर, ऑब्वियसली फॉल्स, ये फॉल्स आएगा। देन बाद में रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट फोर्स डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता नहीं, इसके लिए क्या आएगा, फॉल्स। ये भी अच्छे से करना। चलो डन। फाइंड द ऑड वन देखते हैं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रिटेल मार्केट, टर्मिनल मार्केट। तो रिटेल मार्केट अलग है, टर्मिनल मार्केट मतलब टर्शरी मार्केट की बात हो रही है, तो ये अलग दिख रहा है। स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट, बाकी सब स्टॉक मार्केट के बारे में बता दिया, कैपिटल मार्केट के बारे में। और यहाँ पे ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इसके लिए इसको मार्क कर देंगे। पीपल, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें पी अप लोग, पीपल अप लोग निकाल देंगे, बाकी वो 4P का आ जाएगा। पीपल, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, तो यहाँ पे प्रमोशन आ जाएगा। चलो कंप्लीट द सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लिखा हुआ है अ मार्केट इन विच अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ। उसमें क्या आएगा, मनी एंड मनी वर्थ में क्या आएगा, मार्केट। ये पूरा डेफिनेशन ही है इसका। देन बाद में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डैश रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल बायर और अ कमोडिटी और सर्विस। मोनोप्सोनी से याद रखना, ऐसा मार्केट जहाँ पे सिंगल बायर है ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, ठीक है। मोनोप्सोनी का मतलब समझ में आएगा, where there is single buyer and मतलब बेचने वाले अनेक, खरीदने वाले एक, याद रखना। Then we have dash is a slip which is found on the product, provides all the information regarding the product and its producer. लेबल जो लेबल के जरिए जो है एक प्रोड्यूसर को सब चीज के बारे में मालूम पड़ता है। करेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, कंप्लीट टेबल में जाते हैं हम लोग। कमोडिटी मार्केट का क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल गुड्स। फ्यू सेलर्स की बात करें अगर तो वो क्या है, ओलिगोपोली। टू ट्रेड मर्चेंडाइज बोला है तो क्या आ जाएगा, वो मर्चेंडाइज का क्या आ जाएगा, टू ट्रेड मर्चेंडाइज, तो ट्रेड मर्चेंडाइज मतलब मार्केटर्स। 4P की बात करेंगे, 4P किसने दिया हुआ है, जेरोम मैकार्टी ने दिया, और 3P किसने दिया है, बुम्स एंड बिटनर ने दिया हुआ है। चलो ये याद रखना, ये इन लोग का, ये दोनों अंकल लोग का नाम याद रखना भाई, ये बहुत है तो इन लोग जान खाएंगे। चलो आ जाओ, लास्ट टॉपिक है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीड द सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, द कमोडिटी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर द बोरोविंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस। इसको ऑब्वियसली कमोडिटी मार्केट की जगह पे अपने को क्या करना है, कैपिटल मार्केट ऐसा है, कैपिटल मार्केट में बाइंग एंड बोरोविंग एंड लेंडिंग होता है, याद रहेगा आपको। चलो उसके बाद में
उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, इन डिओपोली देयर इज अ सिंगल सेलर। डिओपोली में सिंगल सेलर नहीं होता, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, ठीक है ना। बच्चा बोला जो अंडरलाइन वर्ड है वो गलत रहेगा, उसको हमको चेंज करना है। नेक्स्ट, प्राइसिंग ब्रिजेस द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स। प्राइसिंग नहीं, वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग की वजह से टाइम गैप जो है हट जाता है, तो प्राइसिंग के हटा के अपने को क्या लिखना है, वेयरहाउसिंग लिखना है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी। ब्रांडिंग नहीं, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग की वजह से मतलब हम प्रोडक्ट को ग्रेड देते हैं, हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग सेक्शंस में। नेक्स्ट, ग्रेडिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्रोकेज, ठीक है ना, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग, पैकेजिंग इसका आंसर है, ग्रेडिंग के बदले क्या लिखते हैं हमको, पैकेजिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, सिंपल है, आपको दिख रहा रहेगा, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट। तो क्या बनेगा आप बताओ मुझे, ठीक है ना, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। एंड लास्ट, ग्रेडिंग, मार्केट प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट प्लानिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना बच्चा। तो ये अपने सबके सब ऑब्जेक्टिव अपने सब हो चुके हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। ये आपको एक वन शॉट वीडियो इसके लिए बनाया क्योंकि आप खाली एक दिन पहले खाली एग्जाम के पहले खाली देखना है इसको, राइट, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। मैं आपको पूरा समझा दिया मैंने, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास तो इसके आंसर है ही, बट मैंने इसके आंसर के साथ में आपको समझाया भी। इन केस आपको अगर समझो कुछ डिफिकल्टी आ रही होगी तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चा। तो जब OCM का तो आपको दे दिया मैंने, अभी इकोनॉमिक्स का और SP का, पहले SP का भी आएगा, बाद में इकोनॉमिक्स का आएगा, राइट। वो भी आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा आपको, तो आप उसको भी आराम से देख सकते हो, एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख सकते हो आराम से। इकोनॉमिक्स में भर-भर के टाइम ही अपने पास में काफ़ी टाइम है, ठीक है ना। और ये SP के लिए भी अपने पास टाइम थोड़ा बहुत टाइम है, तो अपने उसमें आप ये टाइम क्लियर करके टाइम निकाल के देख लेना एक ही साथ में, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव का वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई देगी, ठीक है बच्चा। फिर से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पसंद आई है तो आपका मन है तो आप कर सकते हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जबरदस्ती कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने मेहनत किया था, ठीक है। इस बार मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। पर ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, अच्छे से लिख के आना और ऑब्जेक्टिव को पूरा 20 मार्क जेब में रखना ही रखना है, ठीक है ना। और दूसरा, हमको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। कुछ आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है तो कुछ भी लिख के आओ, पर लिख के आओ, ठीक है बच्चा। चलो बच्चा, मिलते हैं हम अपनी ऐसे किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।